बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं वर्क न्यूज़ पर खसूसी ट्रांसमिशन सादते रमज़ान। इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, नेकियां इकट्ठी करनी है और फिर ख़ुद का भी एहतसाब करना है। दूसरों का एहतसाब तो अल्लाह ताला करेगा, लेकिन दूसरों ने अपना एहतसाब भी करना है। चूँकि इस महीने में हमारी ये कोशिश होती है कि दूसरों की मदद की जाए, नेकियां इकट्ठी की जाए, और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात कर लें तो उनके ऊपर भी भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। आज के जो हमारे मेहमान खसूसी हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाती जाती हूँ। बाबर अलाउद्दीन हैं जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी रहे हैं। इनसे बात करते हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें ये बताइएगा कि डेफम के आप चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा इदारा था, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे मदऊ किया, इसमें कोई शक नहीं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इस महीने में डेफिनेट लाइफ का ओवरऑल थोड़ा स्पेक्ट्रम बदल जाता है और एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। थोड़ा सा रग़बत आपकी दीन की तरफ ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो हर वक्त रहनी चाहिए, लेकिन चूँकि बाबरकत महीना है और कुदरती बात है कि इस महीने में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं थोड़ा सा उनका मसरूफियात आगे एक रूटीन लाइफ से हट जाती हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने भी ये ट्रांसमिशन शुरू की हुई है। और इस वक्त आप मुल्क के तूल अर्ज़ में देख लें तो आपको मसाजिद में ज़्यादा रश नज़र आता है। रात को नमाज तरावी पे लोग ज़्यादा जा रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। रहमतें समेटने का महीना अल्लाह ताला हमें तौफीक सबको दे कि जितनी इस महीने में बरकतें और रहमतें हम समेट सकें। अभी आपने एक क्वेश्चन किया, ज़ाहिर है डेफम लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था तो मैंने जिक्र किया था पूरा, उसके मतलब आपको बताया भी था। एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था चीफ मिनिस्टर साहिबा का, उसके कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, कोई मुस्तकिल ये महकमा था नहीं। क्लब किया हुआ था 3-4 महकमों को ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए और इंस्पेक्शन और साथ ही साथ फीडबैक एंड जो एवेल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में वो काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। कुछ जो अदारे थे उनको काफ़ी हद तक रिफॉर्म कर दिया गया, इंडिपेंडेंट कर दिया गया। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने समझा कि शायद इस महकमे की भी इस शेप में ज़रूरत नहीं है। बट कोई शक नहीं कि वहाँ पर रहते हुए जिस तरीके से चीज़ों को देखा ओवरऑल मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को, चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स को बहुत रिच एक्सपीरियंस है जो कि आगे चल के न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इससे मुंसलिक तमाम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा मंद भी होगा। और अभी जब भी किसी महकमे के बारे में या किसी भी सीएम के इनिशिएटिव के बारे में बात की पर होती है या होगी तो मैं एक बेहतर पोजीशन में होऊंगा या अभी भी हूँ उसका जवाब देने में, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है। सर, कोई एक ऐसे एक्सपीरियंस, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से आपने सीएम साहिबा को इन्फॉर्म करना होता था और तमाम जो रिपोर्ट है वो एक देनी होती थी, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो इस वाले इदारे से? ये सीखने से तो ज़िंदगी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस आर्मी की लाइफ है बिल्कुल डिफरेंट लाइफ थी। वो प्रोफेशन डिफरेंट है, वहाँ पर उसकी रूटीन डिफरेंट है, वहाँ पर उसके तकाज़े डिफरेंट है। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप पब्लिक सर्विस में जब आते हैं लोगों के साथ आपकी डीलिंग होती है, पब्लिक फिगर बन जाते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें एक मुख्तलिफ पराज से देखी जाती हैं। एक्सपीरियंस में शेयर करने की बहुत सारी चीज़ें मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं सीएम साहिबा के पंजाब की आवाम के लिए, जिनकी एक बहुत तवील एक लिस्ट है, 100 के करीब उनके इनिशिएटिव्स हैं। सब के सब तो आप हर वक्त नहीं देख सकते, लेकिन ख़ास तौर पे जो सेहत के महकमे में जो हॉस्पिटल्स में उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उसके बारे में लोगों को सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, जो कि मैंने बहुत सारे अस्पतालों का भी दौरे किए हैं, लोगों को करीब से देखे हैं, तो वो एक मेरे एक अच्छा एक्सपीरियंस था जिसके ऊपर जब मैं फ़ीडबैक देता था तो उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी होती थी, बेहतर हुई भी हैं। आज से 2 साल पहले देखें और आज जाके देखें अस्पतालों में मरीज़ों को मुख्तलिफ सहूलियात जो मिल रही हैं उनमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई। और मैं समझता हूँ कि उस इम्प्रूवमेंट में मेरी भी एक अदना सी काविश उसमें शामिल रही है, क्योंकि मैं फील्ड में जाके दूर दराज इलाकों में जाके
जब लोगों से मिल के, मरीज़ों से मिल के, डॉक्टरों से मिल के, सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ लोगों से मिल के जो सिफारिशात, जो तजावीज़, जो रिकमेंडेशन मुरतब होती थी, आगे शेयर की जाती थी, उसकी रोशनी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। CM के इंस्ट्रक्शंस भी उस बारे में अभी बहुत स्पेसिफिक है। तो ऑल सेड एंड डन, किसी दिन अगर अलहदा से इसके बारे में आपके साथ एक प्रोग्राम किया जाए तो वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जी, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि डेफिनेटली आपसे मैं शेयर कर। सर, आपने बताया कि आपने हॉस्पिटल्स का भी विजिट किया, तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सेहत के हवाले से। ये बताइएगा कोई एक ऐसा हॉस्पिटल जो जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी लेकिन अब बहुत बेहतर होना शुरू हो गई। लाहौर में तो हमें बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स सरकारी मिलते हैं, लेकिन अगर हम बैकवर्ड एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स इस हालत में नहीं है, वहाँ पे मशीनरी अगर होगी भी तो ठीक नहीं होगी। तो कोई एक ऐसा हॉस्पिटल आप बता सकते हैं? जी, जो बड़े शहरों के अस्पतालों में तो ज़ाहिर है बेहतरी बतदरीज आ रही है। जैसे आपने कहा, शहरी इलाकों में बेहतरी लाना कदरे आसान होता है क्योंकि वहाँ पर सहूलियात पहुँचाना आसान होता है। आपने लाहौर की बात की, मैं पूरे पंजाब की बात करता हूँ। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं उनकी हालत पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गई है, सहूलतें भी दी जा रही हैं। फिर पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए। अभी आइंदा चंद दिनों में सरगोदा का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसका इफ्ताह होने जा रहा है। लाहौर में एक कैंसर का पाकिस्तान का पहला गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल बन रहा है, उसका इफ्ताह होने जा रहा है। इफ्ताह होने जा रहा है। जिना हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी का यूनिट ऐड हो रहा है। पीड्स जो हमारे बच्चों का हॉस्पिटल है उसमें फैसिलिटीज़ ऐड हुई हैं। लाहौर में तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन जो दूर दराज इलाकों में एक मेजर काम हुआ है वो लोगों को कुछ को पता है, कुछ को शायद ना पता हो। हमारे देहातों में, छोटे कस्बों में 2 किस्म के अस्पताल होते हैं। एक होता है बेसिक हेल्थ यूनिट, एक होता है रूरल हेल्थ सेंटर, BHU एंड RHC। पूरे पंजाब में जितने भी BHU RHC हैं उनको गुज़श्ता 2 सालों के दौरान नया बना दिया गया, बिल्कुल रीवैम्प कर दिया गया। उनमें जदीद सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। BHU तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट आउटसोर्स हो गए हैं, वो तो भी प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। उससे लोगों को सहूलियात में बतदरीज बेहतरी आई है। RHCs भी आउटसोर्स हो रहे हैं। उससे ये हुआ है कि चूँकि वहाँ पर जिन लोगों ने एज अ बिजनेस मॉडल ये हॉस्पिटल लिए हैं, हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट के ही हैं, सिर्फ मैनेजमेंट हमने आउटसोर्स की है, तो उससे वो उनका बिजनेस है। अभी उनको पता है कि जितने मरीज़ आएंगे, जितने लोग सेटिस्फाइड होंगे, जितनी लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इतने उनकी इनकम में इजाफा होगा। तो इस वजह से चूँकि उनको इंसेंटिव मिल गया है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, शिफ्ट है। छोटे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, देही इलाकों में जहाँ पर इन अस्पतालों को आउटसोर्स करने से उसका फ़ायदा जो है कि जहाँ पर चूँकि सहूलियत बेहतर हो गई हैं तो बड़े अस्पतालों में बतदरीज लोगों का रश अभी कम होना शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसको जिस हद तक अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना भी चाहिए। ऐसे ही बाबर साहब, आपने एक टाइम गुजारा डेफम के साथ, चूंकि सिक्योरिटी की जो तमाम रिपोर्ट होती थी वो आप CM साहिबा को देते होते थे। थाना कल्चर की बात कर लें, थाना कल्चर अब चेंज होना शुरू हो गया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अब CM साहिबा ने ये भी कहा है कि तमाम पुलिस वाले, जितने भी पुलिस में आने वाले लोग उनको सर या मैडम कह के बुलाया जाएगा। पहले जो इज्जत नहीं दी जाती थी शहरियों को, अब वो इज्जत मिलेगी। तो ये डेफम की वजह से आया है चूंकि आप लोग रिपोर्ट पेश करते होते थे, या CM ने एक अलग से इनिशिएटिव लिया? CM को इन्फॉर्मेशन मिलती है, चूँकि वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्तलिफ वो लोग उनको मिलते रहते हैं, उनका अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग फीडबैक का सिस्टम है। तो इस तरह की चीज़ें छुपती तो नहीं है। और पुलिस के मतलब जहाँ भी खुली कचहरियाँ होती हैं, मैं भी खुली कचहरियाँ बहुत सारी की हैं, बाकी ऑफिशल्स भी करते हैं। आम पब्लिक के पुलिस के मतलब जो सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी शिकायत है वो है पुलिस की हाई हैंडेडनेस। पुलिस के लोगों का रवैया, उनका आम पब्लिक के साथ सलूक। देखें, काम तो वही होना है जो कानून के मुताबिक होता है। लोगों की, शहरियों की शिकायत यह है कि जो रूल्स और कानून के मुताबिक है वही करें, लेकिन लोगों से रवैया ठीक रखें, बदतमीजी से मत बोलें, किसी की तौहीन मत करें, किसी की तज़हीक मत करें। ये बहुत सारी शिकायतें पुलिस के मतलब लोगों की अभी भी हैं, मैं भी बहुत नोट की है, जिसकी वजह से आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, अगर आपका लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपका लोगों से रवैया ठीक नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें पीछे
रह जाती हैं और अच्छे कामों की भी उस तरीके से पजीराई नहीं होती। तो ये चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन बड़ी मैं कहता हूँ ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत भी है पुलिस वालों के लिए, इंस्ट्रक्शंस कि लोगों से रवैया ठीक करें। जब आपके पास को आता है आपको इज़्ज़त एहतराम से बुलाएं। अगर आपके पास को खातून आ गई हैं तो उसको उस खातून को उनको मैडम कह के बुलाने में कोई बुरी बात तो नहीं है। इससे कोई फर्क चाहे उनकी जो शिकायत है वो बजा है या नहीं बजा, आप उनको करना तो आपने वही आपको कानून इजाज़त देता है। इस तरीके से अगर आपको कोई बंदा मिलने आ जाता है तो उसको सर कहना है, जनाब कह लें। मतलब हम बड़े हैरान मैं होता हूँ कि अंग्रेज़ी में सर है, उर्दू में उसका तर्जमा जनाब है। आपने जनाब किसी को 50 दफ़ा कह देंगे, सर नहीं आपने कहना। तो ये अजीब सी बात है। तो वो CM की इंस्ट्रक्शन ये है कि आप उसको जनाब कह लें, उसको सर कह लें, मैडम कह लें, मोहतरमा कह लें। तो इस तरह की बुनियादी चीज़ें हैं ताकि जब वो आपके पास को आएगा। और उसमें नताशा बात यह है कि जब को थाने में शौक से तो कोई नहीं जाएगा, वही जाएगा जिसको कोई मसला है, जिसको कुछ शिकायत है। वो पहले ही परेशान है बेचारा, उसको पहले ही किसी न किस्म की परेशानी है, किसी से शिकायत है, किसी से उसको ख़तरा है, उसका नुकसान हो गया, उसका ज़्यादती हुई है। तो जब वहाँ पर जाए, अभी फ्रंट डेस्क के ऊपर लोग तो हमने बिठा दिए पढ़े लिखे, लेकिन जब वो जाता है और आगे से उसको जाते ही रवैया ऐसा हो कि वो बेचारा उसकी परेशानी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसने क्या किसी से एक्सपेक्ट करना है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज़रूरी है लोगों से इखलाक से पेश आना। इससे हाई हैंडेडनेस की शिकायत कम हो जाएगी। पुलिस की जिस दिन पब्लिक के साथ रवैया इखलाक ठीक हो जाएगा, आप यकीन कीजिए कि लोगों का पुलिस पे एतमाद बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि वो मैंने कहा कि वो लोग ये नहीं कहते कि हमें अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन जाके आप हमें फेवर्स दें, वो बेचारे ये कहते हैं कि मेरिट के ऊपर डील करें। तो मेरिट के ऊपर डील करना इंसाफ तो बाद की बात है, जब सबसे पहले तो उनके साथ रवैया ठीक होना चाहिए। तो ये पुलिस फोर्स के लिए खुद भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों में उनकी परसेप्शन बेहतर हो। बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, वो कोशिश भी करते हैं, एफर्ट भी करते हैं रिसोर्सेज कम होने के बावजूद, बट सारी की सारी चीज़ें नलिफाई हो जाती हैं जब आप किसी के साथ पेश आप अच्छे अखलाक से नहीं आते। तो उसकी रवैया मैटर कर रहा होता है। वो एक हम आम बात अपनी ज़िंदगी में ये करते हैं कि मरने के बाद सिर्फ हमारा रवैया, हमारा अखलाक ही यहाँ पे रह जाना है। तो बेहतर है कि हम अच्छे तरीके से तमाम लोगों के साथ मिल लें, अच्छा टाइम स्पेंड कर लें। अगर हमारी जिम्मेदारी है तो उनको भी हम अच्छे तरीके से, अच्छे रवैये के साथ डील कर लेंगे लोगों को, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम गुज़श्ता रात की बात करें, हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालात की बात कर लेते हैं, चूँकि बाबर साहब डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, क्यों किया, क्या पीछे वजह थी, मेन रीज़न क्या है? नताशा, लास्ट नाइट पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर 7 स्ट्राइक्स किए हैं। और ये सारी के सारी स्ट्राइक्स इंटेलिजेंस बेस्ड इनको ऑपरेशन कहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स कहेंगे। मतलब ये है कि हमने सिर्फ उन जगह पे स्ट्राइक्स की हैं जहाँ पर हमें 100% श्योर था कि यहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, उनकी तरबियत गाहें हैं, ये वहाँ पर वो रहते हैं, आम पब्लिक वहाँ पर नहीं रहती। इसलिए इसको इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक, इंटेलिजेंस बेस्ड आप अटैक्स या जो भी ऑपरेशन का नाम दे लें, और करनी हमें इसलिए पड़ी। हम सब इस चीज़ से आगाह हैं कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का एक बाज़ार इन दहशत गर्दों ने गर्म किया हुआ है और इनको सपोर्ट मिलती है अफ़गानिस्तान से। वहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर ये असरेआम फिरते हैं, इनको सहूलियात मिलती हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं और फिर छुप के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके तो यहाँ पर आके आम शहरियों पर हमले करते हैं। पिछले दिनों आपको याद हो, 2 हफ्ते पहले उन्होंने मस्जिद में इस्लामाबाद में खुदकुश हमला किया, जिसमें हमारे इतने बेगुनाह बेचारे जो नमाज पढ़ रहे थे वो शहीद हो गए। फिर चंद दिन, 1 महीना पहले इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है उसमें अटैक किया, उसमें को 13-14 मासूम लोग जान की बाजी हार गए। कल इन्होंने बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इन्होंने IDA एक खुदकश हमला किया, जिससे एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके साथ हमारे जवान शहीद हुए हैं। रमज़ान के महीने में भी इनको इस चीज़ का पास नहीं। अपने आप को ये कहते हैं मुसलमान है, मुझे तो कोई शक नहीं कि बिल्कुल ये मुसलमान नहीं है। सिर्फ नाम मुसलमान, अगर हक़ ज़ाहिरन कलमा पढ़ने से आप मुसलमान नहीं हो जाते। आपको इस्लाम की रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना पड़ता है। तो जब आप ये कुछ करेंगे तो हम कब तक खामोश तमाशाई बने बैठे रहेंगे। हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को पिछले 2 सालों से बार बार बताया कि आप इन लोगों को रोकें, इनको पाकिस्तान की तरफ मत आने दें, इनके ठिकाने ख़त्म करें, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी से पहलू तही कर रहे हैं। लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की आजकल बहुत दोस्ती है हिंदुस्तान के साथ, उनके कान पर जूं नहीं रेंगती, तो हम तो अपने शहरियों का
इस तरीके से खून होते नहीं देख सकते। और जो सेल्फ डिफेंस का जो एक बुनियादी हक़ है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक भी है, इंटरनेशनली एक रिकगनाइज्ड एक असूल कानून भी है, वो हमें पूरा इख्तियार देता है कि हम अपने दिफा में कोई भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो हमने रात को अटैक किए हैं, हमने कोई खुशी से नहीं किए, लेकिन हमने सेल्फ डिफेंस में तंग आके ये किया है कि जब जो लोग बाज नहीं आ रहे तो हम कब तक सब्र का हर वक्त दामन हाथ में थामे रखेंगे। अब ये देखें कि जितना पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया है, एक ज़िम्मेदार रियासत होने के सीए से, कुछ लोग तो कहते हैं हमें बहुत पहले कर देना चाहिए सर, देखिए आपकी बात काट रही हूँ, हम लोगों ने अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान में रहने की जगह दी, यहाँ पे आके कारोबार करने की उनको इजाज़त दी, और फिर वो नाजायज़ तरीके से भी यहाँ पे बहुत सारे अफगानी जो थे वो रह रहे थे। और अगर फिर भी आप एक मुल्क के अंदर रहते हुए भी आपके शहरी यहाँ पे रह रहे हैं और आप फिर भी उसी मुल्क पे हमला कर दें, दहशतगर्दी करें, तो ये एक बड़ी नाखुशगवार सी बात है ना। नाखुशगवार के अलावा दुनिया में कहीं पर कोई चीज़ किसी को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सलाहियत मौजूद है, दुनिया सारी जानती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है। अगर हम चाहें तो ये अफ़गानिस्तान को हम 2 दिनों में, ये जो पाकिस्तान के साथ साथ इनके मशरक़ी अफ़गानिस्तान के इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी ये पनाहगाहें बनाई हैं, ऊपर कुंडन नूरस्तान से लेके नीचे आप चले जाएँ बदख्शां, पख्तिया, पख्तिका, निंगरहार, ये सारे के सारे आप साउथ की तरफ चले जाएं तो ये तो 2 दिन लगते हैं पूरे के पूरे इलाके को हम मलिया मेट कर दें एयर स्ट्राइक्स करके। हमारी कैपेबिलिटी है, दुनिया जानती है, हमें किसी से कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हिंदुस्तान ने मज़ा चख लिया, लेकिन हमने नहीं किया सब कुछ जानते हुए, अपनी सलाहियत रखते हुए हमने नहीं किया। हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान के लोगों का नुकसान हो। अभी भी जो हमने किया है तांगा के किया, और अभी भी जो किया है सिर्फ उन टारगेट्स पे किया है। और जो आपको ये इतलात मिलेंगी आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि इसमें कितने हार्ड कोर इनके दहशतगर्द मारे गए हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क एक्सेप्ट कर सकता है? आप कहीं पर चला जाए, हर दूसरे दिन आप अमेरिका की खबरें मिलती हैं ना, कभी वेनेजुएला पे चले जाते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हालांकि वेनेजुएला ने उनके खिलाफ जंग तो नहीं की थी, बट वो समझते हैं हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो ठीक है। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट यही है। इससे हमने बड़ा क्लियर उनको मैसेज दिया है कि एनफ इज़ एनफ। अभी तो मजीद हम इस चीज़ के ऊपर नहीं रह सकते कि आप बरादर इस्लामी मुल्क हैं। भाई गिव एंड टेक होता है, बोथ साइड्स, वन वे ट्रैफिक नहीं चला करती। आपने जो फरमाया कि 40 साल तक इन अफगानियों को हमने यहाँ एक इस्लामी भाईचारे के उस जज्बे के तहत इनको हमने रखा हुआ है। 40 लाख अफगानियों को हमने रखा हुआ अपने मतलब सर पे बिठाया हुआ है, हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं, हमारे मुआशरे में कारोबार कर रहे हैं, मुल्क के तूलो अर्ज़ में ये फैले हुए हैं। लेकिन उन्होंने हमें उसका ये सिला दिया है कि 40 साल के बाद जब उनको हमने कहा कि भाई आपके मुल्क बकौल आपके हालात ठीक हैं, वहाँ पर कोई गैर मुल्की फ़ौज नहीं है, तो गो बैक टू योर कंट्री। तो जब आप अपने ही मुल्क में आपको जाने के लिए हमने कहा है तो आप उठ खड़े हुए हैं कि हमें निकाला गया। भाई आप आराम से रहते भी नहीं है यहाँ पर, आप इस मुल्क के कानून को भी पामाल करते हैं, आप दहशत गर्दों के आला कार भी बनते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में आके रहना भी है, इस पे फिर हमले भी करने हैं और ये तो नहीं अपनी मनमर्जी करनी है ना, अपनी मनमर्जी नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। और जो हमने किया मैं समझता हूँ और कोई से इनकार नहीं कर, बिल्कुल हमने ठीक किया, जस्टिफाइड है। और हमने बिल्कुल उनको क्लियर पैगाम दे दिया है, अगर आप बाज नहीं आए तो ये इससे मज़ीद होंगे, बढ़ के होंगे, लार्ज स्केल के ऊपर होंगे, जब तक आखिरी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि हमने जो फ़ौज हमने इसलिए पाली हुई, रोज़ाना हमारे जवान अफसर बेचारे शहीद होते रहे और हम इनका और इनका मुँह हम देखते रहे। ये तो नहीं हो सकता। इसलिए आप फ़ौज रखते हैं, फ़ौज को मेंटेन करते हैं कि मुल्क के दफा को यकीनी बनाए। ये आजकल हमारे मुल्क को सबसे बड़ा ख़तरा दहशतगर्दी का है, और दहशतगर्दी के निपटने के लिए जो भी हमें करना पड़ा इंशाल्लाह हम करें। सर, अभी जो हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से, इसके क्या नताइज आप देख रहे हैं? मज़ीद दहशतगर्दी ज़्यादा होगी या फिर थोड़ी कमी आएगी? दोनों इसमें पॉसिबिलिटी है। एक तो ज़ाहिर है जब हार्डकोर ये मारे जाते हैं तो कुछ देर तक पॉज तो आता है, क्योंकि जब ये अटैक इन पे होता है फिर डिसमेंटल होते हैं, फिर अपने आप को दोबारा रीसेटल करने में इनको टाइम लगता है। लेकिन चूँकि वहाँ की गवर्नमेंट इनको पूरा सपोर्ट करती है तो उनके लिए एक जगह से उठ के जाकर दूसरी जगह बैठना उतना मुश्किल नहीं है। तो रिटेलिएशन भी हो सकती है और वक्ती तौर पर कमी भी हो सकती है, लेकिन हम तैयार हैं। रिटेलिएट करेंगे तो यहाँ से काउंटर रिटेलिएशन उससे भी ज़्यादा सख्त होगी और इनको फिर उसकी समझ आ
आ जाएगी, कोई ये भी पक्की बात है कि ये नहीं हो सका हाथ। दे हैव टू कम टू ईदर नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आने के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत जिसने बात करनी है, हथियार फेंकने हैं, फिर बात करनी है। दहशतगर्दी और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते, ये पक्की बात। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि अगर आपने सुलह करनी है तो टेबल टॉक करनी है, पहले आप अपने हथियार फेंकें, उसके बाद आप टेबल टॉक करें। अच्छा ये बताइएगा, अमेरिका की जानिब हम चलते हैं। अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है और फिर ईरान पर हमला होगा, इसके क्या असरात होंगे, क्या कहेंगे, क्या अमेरिका ईरान पे हमला करेगा? चांसेस फ़िलहाल तो लगते हैं, लोग दुनिया में काफ़ी तशवीश भी पाई जाती है, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और अच्छे की उम्मीद में कि सिर्फ ऑप्टिमिज़म की बुनियाद पे नहीं कह रहा। आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बुनियादी तनाज़ात, ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। अमेरिका ने बहुत अरसे से ईरान पे पाबंदियाँ लगा रखी हैं। अमेरिका का बुनियादी मुतालबा यह है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जो है उसको तर्क करे। उस सिलसिले में भी फाइनली अमेरिका और ईरान के दरमियान हम सबको पता है कि अमान में इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन मुज़ाकरात को शुरू हुए को हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, उसमें कोई पेशरफ्त भी हो रही है, दोनों साइड्स की तरफ से इस चीज़ का इज़हार किया जा रहा है और पेशरफ्त हो रही है, तो मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए मुज़ाकरात किसी ऐसे मंतकी इंजाम को पहुँचेंगे जिसका नतीजा दोनों के लिए काबिल कबूल हो, दोनों की फेस सेविंग भी हो। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि कोई भी मुज़ाकरात इस बुनियाद पर कामयाब नहीं हो सकते कि एक साइड की सारी बातें मान ली जाएँ और दूसरे की कोई बात ना मानी जाए। गिव एंड टेक के तहत ही मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। अमेरिका जो हर आए रोज़ अमेरिकी सदर ईरान को जो धमकियाँ देते हैं, कभी कहते हैं हमला कर देंगे, कभी कहते हैं महदूद हमला कर देंगे, वो धमकियाँ सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हैं ताकि मुज़ाकरात में ईरान जो है ना, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर अगर वो अड़ जाते हैं या वो कहते हैं हमारी बात मानी जाए तो उनको ये कहा जाएगा नहीं मानेंगे तो ये भी हो जाएगा। ये बेसिकली टैक्टिक्स होते हैं। अमेरिका जो कि एक बड़ी ताकत है, सबको पता है, तो बेसिकली ईरानियन लीडरशिप को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बट जंग अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, अल्लाह करे ये ना हो, क्योंकि हम इसी खत्ते में वाक़ है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे हमसाए में जब जंग आएगी तो उससे ज़्यादा खत्ते पे असरात होंगे। ऑलरेडी हमारे दो तरफ तो हमारे ऊपर जंग एक तरफ से उन्होंने मुसल्लत की हुई है, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी, और इंडिया की तरफ से हर वक्त ख़तरा रहता है। ईरान का बॉर्डर चूँकि बहुत लंबा बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ मिलता है, बलूचिस्तान में भी एक इन्होंने दहशतगर्दों ने सूरत हाल क्रिएट की हुई है, तो हमारे लिए उस हिसाब से मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान बैक चैनल में रह के पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं ही हैं। आजकल तो अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, क्योंकि ट्रम्प हमारे आर्मी चीफ की, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। कोई भी इवेंट होता है तो हम यही देख रहे होते हैं कि ट्रम्प हमारे आर्मी चीफ की तारीफ़ कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं तो उनसे खुद जाके मुसाफा करते हैं, उनको गले लगाते हैं। तो प्यार एक जागा हुआ है अमेरिका का पाकिस्तान के लिए। तो उस प्यार को या उस दोस्ती की पिंगों को इस्तेमाल करते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान इसमें को किसी हद तक कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कोई मीडिएशन की छोटी मोटी कोशिश कर सकता है तो वो पाकिस्तान ही कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के ईरानियन लीडरशिप के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। क्योंकि पिछले साल जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया, जिस तरीके से हमने उनकी मॉरल सपोर्ट की, ईरानियन बहुत मशकूर है। और अमेरिका के साथ तो आपने जो बात कर दी वो है ही है। तो अल्लाह करे ये पॉजिटिविटी की तरफ जाए और ये जंग हम अवॉइड करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि जंग ज़ाहिर है किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल ख़तरात मौजूद हैं। अच्छा सर, अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो पाकिस्तान इसमें अपना क्या किरदार निभा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ आजकल अच्छे चल रहे हैं। अमेरिका के साथ अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। दुनिया को परेशानी भी हो रही है, बल्कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी परेशानी हो रही है कि इतने अच्छे क्यों हैं हम। मसला तो हमारा ये है कि अच्छे ना हो तो फिर भी हम परेशान हैं, अच्छे हो तो फिर भी परेशान है। और ईरान के साथ ताल्लुकात वैसे ही हमारे हिस्टोरिकली ठीक रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान के लिए अगर ये जंग खुदा न खास्ता आती है तो ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इसलिए आ जाएगी क्योंकि ईरान हमारा हमसाया, हमारे हमसाए में जब जंग आएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं है कि कोई मिलिटरीली फौरी आ जाए, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। ईरान के साथ हमारी तजारत है, ईरान के साथ हमारी रोड लिंक है। बहुत सारे पाकिस्तानी लाखों के तादाद में ज़ायरीन हर साल ईरान में जाते हैं, वहाँ से गुजर के आगे भी जाते हैं। तो ज़ाहिर है उससे फ़र्क तो पड़ता है। पाकिस्तान इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक ईरान की मॉरल सपोर्ट का ताल्लुक है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान किसी भी हमले को कहे कि जस्टिफाइड है। मॉरली तो हम ईरानियन के साथ आज भी
लिए हमेशा रहेंगे। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अमेरिका को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे। अगर आपको याद हो, जब पिछले साल अमेरिका और इसराइल की जंग थी तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब जनरल असम्बली में गए थे और आर्मी चीफ भी साथ थे, तो अमेरिकी सदर ने भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े करीबी हैं, तो पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। तो अमेरिका को भी पता है कि उसने पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करना है। अमेरिकन लीडरशिप को भी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि उन्होंने पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आउटराइटली जाके ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की हमको मदद कर देंगे, ये उनको ही पता है। मेरा ख्याल है अभी तक ये चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी से हैं। कुछ लोग जो ख़दशात का इज़हार करते हैं कि पाकिस्तान इसलिए यूज़ होगा, पाकिस्तान उस तरीके से यूज़ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम अभी ये नहीं है कि पाकिस्तान किसी के लिए यूज़ हो, क्योंकि इज़्ज़त आबरू के साथ प्रिंसिपल स्टांस के साथ रहते हुए हमने क्या किरदार अदा करना है, अमेरिकन उसको हमने बता दिया है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है जंग की सूरत में, अल्लाह करे ये ना हो, फिर भी खुदा ना खासा अगर हो तो मेरा ख्याल है ये नहीं है कि हम कोई बिल्कुल जिसको कहते हैं अनअटेंडेड पकड़े जाएंगे। हमने अपना होमवर्क किया हुआ है, हमें पता है हमने उस वक्त किस जगह के ऊपर क्या काम करना है। बाबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय के बारे में हमें भी बताया, हमारे नाजरीन को भी बताया। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने रमज़ान के हवाले से कुछ डिस्कशन की, साथ ही साथ पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में भी डिस्कशन की कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर हमला किया है उसके बारे में भी बाबर साहब ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि हमें इस बाबरकत महीनों में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।